नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 8 दिसंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले लेक्चर में किसी का कमेंट भी आया था कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इस बार मैंने पीपीटी का बैकग्राउंड ब्लैक ले लिया है। अब फिर से एक बार अपना ओपिनियन आप बताइएगा कि अभी कैसा क्वालिटी है। ठीक है, तो जैसा कि हर बार के लेक्चर में मैं आपको एक बार पीडीएफ या पीपीटी को दिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये क्लियर कट आइडिया हो जाए कि आज के लेक्चर में हम किन खबरों को किस प्रकार से शामिल करने वाले हैं। तो आज भी सबसे पहले एक बार पीपीटी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पीपीटी में कि आज सबसे पहले हम लेक्चर की रूपरेखा देखेंगे और उस लेक्चर की रूपरेखा में हम 3 खबरों को शामिल करेंगे, देखेंगे। उसके बाद हमारा जो पहला खबर रहेगा वो सक्रिय दवा सामग्री एपीआई से, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से संबंधित हमारा पहला खबर रहेगा। इससे संबंधित पहले जो प्रश्न आए हैं इस टाइप के, वो मैंने लगा दिया है जैसा हमेशा करता हूं। फिर इसको मैं एक बार सही से पढ़ाऊंगा और उसके बाद इस पर एक संबंधित अभ्यास प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसको आप हल कर सकते हैं। फिर हमारी दूसरी खबर रहेगी आज की, वो मुख्य परीक्षा का रहेगा। पहले हम एक प्रीलिम्स का लेंगे खबर, फिर मुख्य परीक्षा का एक खबर, फिर प्रीलिम्स का एक खबर लेंगे। तो मुख्य परीक्षा का खबर हमारा जो रहेगा वो केशवानंद भारती के फैसले से संबंधित रहेगा और इसमें एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं क्या, मूल ढांचा सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं आधारभूत संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से। इस पर प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, समग्र रूप से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बैकग्राउंड से लेकर सारी बातें समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर हम एक और खबर लेंगे और वो खबर रहेगा किससे, तो शांति निकेतन से और रविंद्रनाथ टैगोर जी से। तो ये क्यों संदर्भ में रहा है, क्यों न्यूज में रहा है, हम देखेंगे और इसको उतना कवर करेंगे जितना हमारे परीक्षा के लिए आवश्यक है। ये इसको कवर करेंगे हम, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी कवर कर लेंगे और उसके बाद इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो ये आज हमारा का विषय वस्तु रहेगा, पूरा इनको हम शामिल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास को शुरू करें तो लेक्चर की रूपरेखा तो आपको पहले से ही आइडिया लग गई कि क्या क्या हमको पढ़ना है। फिर भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम सक्रिय दवा सामग्री एपीआई लेंगे, एक शांति निकेतन और रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित मुद्दा लेंगे। अभी आगे इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है। और मुख्य परीक्षा के लिए हम एक समग्र रूप से कवर करेंगे मुद्दा, वो क्या है, आधारभूत संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और केशवानंद भारतीवाद, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद से ही ये जो डॉक्ट्रिन है, ये आधारभूत संरचना सिद्धांत जन्म लिया था। तो ये तो बात हो गई कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। चलिए आज के पहले खबर की तरफ चलते हैं। जो आज का पहला खबर है, अभी कुछ समय पहले मैं आपको पढ़ाया था कि मिचोंग चक्रवात आया था और उस मिचोंग चक्रवात से काफी नुकसान भी हुआ, आपने देखा। तो उसी नुकसान के प्रभाव को हम देखें तो एक प्रभाव और क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में एक नेटको फार्मा है और ये नेटको फार्मा क्या करती है, तो सक्रिय दवा सामग्री बनाती है, एपीआई बनाती है। और इस मिचोंग चक्रवात के कारण इसका जो चेन्नई में स्थित है संयंत्र, जहां पर एपीआई बनता है, सक्रिय दवा सामग्री एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, उसको अभी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ गया है। इसलिए ये एपीआई न्यूज में था, हमने एपीआई को देख लिया क्योंकि एपीआई से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कई जगहों पर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, कई खबरों को समझने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये खबर था, खबर में हमको यही समझना जरूरी है कि एपीआई क्या है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने एक डीएनएस में, पीछे के डीएनएस में
औषधियों के बारे में पूरा कवर किया था, औषधि के बारे में कवर किया था कि औषधियां, इसके प्रकार बताया था कि जेनेरिक औषधियां होती हैं जिसका भारत सिरमौर बना हुआ है, काफी भारत में अच्छा प्रोडक्शन होता है जेनेरिक औषधियां। दूसरा ब्रांड आधारित औषधियां, आपने उस दिन मैंने पढ़ाया था आपको ब्रांड आधारित औषधियों के बारे में। तो इसी डीएनएस के हिस्से को अगर आप देखे होंगे तो उसी से संबंधित एक और आपको नॉलेज यहां मिल जाएगा एपीआई के बारे में, क्योंकि एपीआई के बारे में तब भी मैंने जिक्र किया था कि दवाओं के निर्माण के लिए हमारी फार्मा इंडस्ट्री चीन से आयातित एपीआई पर ज्यादा निर्भर करती है। तो उस समय मैंने संदर्भ किया था और आज फिर यह बात आ गई है एपीआई, तो आज हम एपीआई को पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। अब हम समझते हैं कि क्या है। उससे पहले देखिए 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अब एकदम यही प्रश्न तो नहीं पूछा गया है, लेकिन सूक्ष्म जैविक रोग जनकों से बहु औषध प्रतिरोध के बारे में बात की गई थी। कुल मिलाकर एंटीबायोटिक का जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधकता एंटीबायोटिक प्रति जैविक के प्रति जो आ जा रही है, उस पर संबंधित प्रश्न था। तो इस टाइप के फार्मा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, भविष्य में कभी इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि यह है क्या। तो सक्रिय दवा सामग्री एपीआई केंद्र बिंदु में है, क्योंकि इसी को हम पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो औषधि क्या है, आपको पता है कि किसी भी जो रोग है उस रोग को उपचारित करने के लिए जो भी रसायन प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, औषधि कहलाते हैं। अब औषधियों के भी और भी कई प्रकार हैं। आप देखते हैं कि एलोपैथिक है, होम्योपैथ है, अलग अलग प्रकार की पद्धति की दवाइयां हैं। तो औषधि जो बनते हैं, बाकी ब्रांड आधारित जेनेरिक आधारित औषधियों के बारे में पहले बता चुका हूं। तो औषधियों का अगर निर्माण करना है तो इसमें दो घटक इसके महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है सक्रिय दवा सामग्री जिसको एपीआई हम बोल रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और दूसरा होता है उत्तेजक जिसको एक्सपिएंट्स बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, तो पहले हम उत्तेजक को समझ लेते हैं। तो ये क्या है, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। केमिकल रूप से ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, एक्शन नहीं करते, ये एक्टिव रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करते, निष्क्रिय पदार्थ होते हैं जो शारीरिक तंत्र में, जो हमारा शरीर है उस शरीर के तंत्र में दवा सामग्री को पहुंचाने में मदद करते हैं। और यह दवा के स्वाद, कई बार हम बोलते हैं कि दवा कड़वा है, दवा मीठी है, दवा कई बार मुंह में रखते हैं डिजोल्व हो जाती है, कुछ अलग टेस्ट आता है। तो दवा के स्वाद, रंग इत्यादि जैसे कारकों का निर्धारण करती है। जैसे लैक्टोज यहां पे लिखा गया है, ये शर्करा टाइप का होता है, इससे मीठा हो जाता है दवा। तो ये क्या है, उत्तेजक है जो ये काम करता है। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है कि इस दो घटकों में से हम सक्रिय दवा सामग्री को पढ़ लें, एपीआई को पढ़ लें। तो एपीआई के बारे में समझते हैं। देखिए यहां से तीर अब निकला है क्या, सक्रिय दवा सामग्री पर। तो क्या है, पहले समझिए कि ये क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो हमारा WHO है, वो इसको क्या परिभाषित करता है। देखिए WHO, मैं थोड़ा पेन को ठीक कर लूं उसके बाद। देखिए WHO क्या करता है, इसको बोलता है कि किसी रोग के उपचार, रोकथाम अथवा अन्य औषधि गतिविधियों के लिए आवश्यक दवा के निर्माण में, दवा क्या है उसका परिभाषा पहले बताया मैं, उसके निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ या पदार्थों के संयोजन को केमिकल फॉर्मूला भी कई बार आप बोलते हैं कि फॉर्मूला ये है दवाई का। तो संयोजन को सक्रिय दवा सामग्री के नाम से जाना जाता है। सक्रिय दवा सामग्री दवाई का प्राथमिक घटक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक यही है। ये तो सेकेंडरी घटक है उत्तेजक, लेकिन ये महत्वपूर्ण घटक है। इसी को कई बार फॉर्मूला भी लोग बोल देते हैं। देखिए सक्रिय दवा सामग्री किसी दवा में वे सक्रिय घटक होते हैं जो किसी रोग का इलाज करने के लिए शरीर पर या रोग पर आवश्यक प्रभाव पैदा करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा प्रभाव पैदा किया जाता है, जो भी आवश्यक प्रभाव। जैसे किसी को बुखार हुआ है तो जो बुखार की दवा में एपीआई डली रहेगी, उस एपीआई के माध्यम से ही बुखार को क्या करेगा, कम करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा। उदाहरण के लिए आप एजिथ्रोमाइसिन देखते हैं, एक एंटीबायोटिक है, एमाइन दवाई के अंतर्गत। फिर एजिथ्रोमाइसिन एक क्या है, सक्रिय दवा प्रणाली है। मतलब एजिथ्रोमाइसिन, एमाइन एक क्या है, दवाई है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन क्या है, सक्रिय दवा सामग्री है। कई बार जाके आप एजिथ्रोमाइसिन बोलते हैं तो अलग अलग कंपनियों के एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं लोग, गले के इन्फेक्शन वगैरह के लिए लोग खाते हैं इसको। तो ये तो हो गया कि क्या है।
अब बात आती है कि भारत में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या भारत आत्मनिर्भर है इसके लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत एपीआई का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत एपीआई का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत की जो वैश्विक एपीआई उद्योग में हिस्सेदारी केवल 8% है। पूरे वैश्विक रूप से जितना एपीआई उत्पादित होता है उसका 8% किसके पास है? भारत के पास। भारत द्वारा सकल घरेलू स्तर पर उत्पादित एपीआई का कुल मात्रा 50% है। मतलब भारत में अगर 100% एपीआई की जरूरत पड़ती है, 100% एपीआई की जरूरत पड़ती है, तो इस 100 का 50% तो भारत खुद बना लेता है, लेकिन बाकी 50% क्या करता है? ये आयात करता है। और इस आयात में भी 50% जो है, आयात में अगर 50% अपने आप में 100% हो गया आयात वाली बात का कि इतनी चीजें आयात करता है, इस आयात का 70% भाग कहां से आयात करता है? वो चीन से करता है। इस आयात का 70% हिस्सा कहां से करता है? वो मतलब भारत एपीआई के कुल आयात का जो 50% आयात करता है, 50% बना लेता है, उस कुल आयात का 70% हिस्सा किस पर निर्भर करता है? चीन से आयातित एपीआई पर। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी हमारे लिए, चुनौती भी है, जिसको सॉर्ट आउट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और देखिए क्या है, भारत ज्यादातर अपने एपीआई के लिए चीन पर निर्भर है। अभी बता दिया, 50% एपीआई आयात किए जाते हैं, 50% खुद बनाते हैं, तो 50% आयात किए जाते हैं। और जो आयात किए जाते हैं उनमें से 70% कहां से? चीन से आयातित होते हैं। कुछ एपीआई के नाम यहां लिखे गए हैं, पेनिसिलिन, उसके बाद लेवोडोपा, ऐसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन, मोरोपेनेम। अब ये सारे याद करने की हमें जरूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया हो जाए कि दवाइयों पे इन नाम ये लिखे रहते हैं। तो ये एपीआई हैं जो प्राथमिक घटक होते हैं। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में मदद रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और कि भारत सरकार जब अगर इतना महत्वपूर्ण चीज है, और भारत का जेनेरिक जो दवा फार्मा उद्योग ही भारत की क्या है, काफी ठीक चलती है। आपको पता है कि जो गरीब देश हैं उनके लोग आते हैं, दवाई का मेडिकल टूरिज्म एक तरीके से भारत में बनता है, इसीलिए तो इस पर भारत को प्रयास करना चाहिए, और भारत प्रयास कर भी रहा है। तो भारत में फार्मास्यूटिकल दवा उद्योग जो है दुनिया में मात्रा के अनुसार क्या है? वॉल्यूम के अनुसार तीसरा है, और मूल्य के अनुसार, प्राइस के अनुसार 14वां स्थान रखता है। और भारत की जीडीपी में ये 1.72% का योगदान देता है। ये ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट इकोनॉमी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, इस फैक्ट का। अब बात आ रही है कि भारत ने कुछ पहल किया है, कुछ योजनाएं बनाया है। तो क्या, एक तो इसने क्या किया है, तो आप सुने होंगे कि प्रोडक्शन लिंक, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, पीएलआई योजना। तो पीएलआई योजना के तहत इसने क्या किया था? वर्ष 2020 में 6,940 करोड़ रुपए मंजूर किया था कि देश में ही एपीआई का निर्माण किया जाए। दूसरा बात क्या है कि उत्पादन लिंक्ड परियोजना में जो प्रोत्साहन दिया गया है उसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो उद्देश्य यह रहेगा कि एपीआई की जो स्थायी घरेलू आपूर्ति है, मतलब देश में ही बने और देश में आपूर्ति हो जाए, इसको सुनिश्चित करना। और इसके लिए, क्योंकि यहां पर पीएलआई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना आप पढ़े होंगे, तो इस योजना के माध्यम से जो बड़े निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए भी प्रयास किया गया था। और क्या बात है, तो 35 सक्रिय दवा सामग्रियों का विनिर्माण इसके तहत किया गया, लगभग 67% एपीआई का प्रतिनिधित्व करता है। और बाकी चीजें जो है उत्पादन लिंक जो प्रोत्साहन है इससे ही संबंधित है। अभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के ये योजना 2020 में लाकर, मतलब कई चीजों के लिए लाई गई थी, उसमें एपीआई के लिए भी था। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो जाएं, क्योंकि चीन से हमारा रिलेशन वैसे ही आप देखते हैं तनावपूर्ण रहता है। एक और बात समझ लीजिए कि फार्मास्यूटिकल विभाग ने सामान्य बुनियादी सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना या इनको बढ़ावा देने के लिए 3 राज्य, खासकर हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में क्या किया है? सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। मतलब बल्क ड्रग पार्क बनाएंगे जहां पे क्या होगा? एपीआई का भी निर्माण होगा और वहीं पर औषधियों का भी निर्माण होगा। तो ये 3 राज्यों के लिए, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात अगर आप समझते हैं तो एपीआई के बारे में हमें सफिशिएंट है।
जानना पीटी के लिए। इस पर एक अभ्यास प्रश्न है, इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा और आसानी से हल भी हो जाएगा। अब आता है हमारा दूसरा खबर। दूसरा खबर जनसत्ता के पेज नंबर 10 पे है, दैनिक जागरण में भी आया था और द हिंदू के पेज नंबर 18 पे है, ये देख सकते हैं। अब खबर क्या है, तो खबर का पूरा संदर्भ मैंने यहां लगा दिया है जिससे कि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। पहले तो ये समझ लीजिए कि पाठ्यक्रम जो है ये पाठ्यक्रम में कहा आएगा, पेपर 3 में आएगा, लेकिन सामान्य अध्ययन 2 में आएगा। बार बार मैं बोलता हूं कि पेपर 1 निबंध है, इसलिए ये पेपर 3 तो होगा लेकिन जीएस 2 होगा। इस खंड में आएगा भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। देखिए स्पष्ट लिखा है कि बुनियादी संरचना। तो ये सिलेबस हो गया और विगत वर्ष में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। 2014 में भी प्रश्न पूछा गया है और ये वाला जो प्रश्न है ये 2019 का है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें स्पष्टता लिखा गया है कि अगर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपने संशोधन की शक्ति का विशदीकरण मतलब बहुत विस्तारित कर दे उसको, तो इससे क्या होगा, संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत को नष्ट कर सकती है वो। तो ये प्रश्न था, आप पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट यहां लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम खबर में ये आज जो न्यूज में रहा है, क्यों रहा है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, श्री चंद्रचूड़ जी ने क्या किया है, एक मतलब उन्होंने बताया है लोगों को न्यूज में ये कि उन्होंने क्या किया है कि केशवानंद भारती से संबंधित जो फैसला है उसको 10 भाषाओं में उपलब्ध कराया है अपने वेब पेज पर। और वो 10 भाषाएं कौन सी है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, बंगला, असमी और मराठी। इन 10 भाषाओं में केशवानंद भारती वाद के जो निर्णय थे उन वाद के सारे निर्णयों को डिजिटल रूप से प्रकाशित किया गया है, वेब पेज पर उपलब्ध कराया गया है। और क्या बात है, थोड़ा समझ लीजिए कि 2000 वादों और भी इसके अलावा लगभग 20,000, इसके अलावा भी लगभग 20,000 केसेस का भारतीय भाषाओं में अनुवाद मिल जाएगा आपको। कहां, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स रिपोर्ट्स, इसमें जाके मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वेब पेज पर। 20,000 वादों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इंग्लिश में रहता है तो सामान्य लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जटिल क्लिष्ट इंग्लिश रहती है, समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, अब इससे फायदा क्या होगा, ये जो हो रहा है इससे फायदा ये होगा कि समाज के व्यापक वर्ग तक सर्वोच्च न्यायपालिका की पहुंच होगी, सबको केसेस के बारे में पता चलेगा। इंग्लिश सबको आता नहीं है, क्लिष्ट इंग्लिश सबको आता नहीं है, तो समझ में आता है कि कैसे प्रोसीजर चलता है, क्या निर्णय दिया गया था। अब अगर इन भाषाओं में उपलब्ध होगा तो आसानी से लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगला लाभ क्या होगा कि भाषा संबंधी बाधाएं लोगों को अदालत के कामों को समझने से रोकती है, तो यह बाधा खत्म होगा। अगर स्थानीय भाषाओं में भी रहेगा तो आसानी से पढ़ के लोग अदालत की फैसलों को, अदालत की प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे। इन बाधाओं को दूर करेगा ये। अगला क्या है कि जिला अदालतों तथा वहां के कार्यरत वकील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। अगर इंग्लिश उनकी भाषा न हो भी तो, क्योंकि आपको पता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वहां पर राज्य की जो भाषा रहती है स्थानीय भाषाओं में ही सारा काम होता है, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। अब प्रश्न यहां से, ये तो संदर्भ में बात रही कि क्या संदर्भ है। अब महत्वपूर्ण मुद्दा है कि केशवानंद भारतीवाद, तो थोड़ा सा चर्चा इसमें जो किया गया मैं आपको बता दूं, फिर आगे पढ़ेंगे। ऐतिहासिक फैसले, इस ऐतिहासिक फैसले को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 50 वर्ष जब पूरा हो गया है तो इस फैसले ने क्या, इसी फैसले से आया था बुनियादी संरचना का सिद्धांत, जिसको BSD अक्सर लोग बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसी से आया था। इसमें क्या था, इसने क्या किया था, तो संविधान में संशोधन करने की संसद की व्यापक शक्ति को समाप्त कर दिया था। इसके पहले संसद को व्यापक शक्ति मिली थी कि वो कुछ भी संशोधन कर सकती है। हम पूरा क्रमशः अभी इस बात को समझेंगे, लेकिन इसने क्या कर दिया था, उसको उस पर लगाम लगा दिया था, व्यापक शक्ति को समाप्त किया था। और उसके साथ साथ अगर न्यायपालिका को
इसने क्या बोला कि न्यायपालिका को इसके उल्लंघन के आधार पर, मतलब अगर ये बुनियादी संरचना सिद्धांत जो है इसका उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसकी समीक्षा करके उसको हटा सकती है। तो ये अधिकार भी दिया। और इसका एक उदाहरण देख सकते हैं आप, एनजेक में पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था 2015 में, जो लाया गया था, उसको इसी आधार पर कि वो क्या कर रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, नलीफाई कर दिया था, शून्य घोषित कर दिया था। तो ये डेवलपमेंट था और ये संदर्भ में रहा है, पेपर में रहा है। उस पेपर को समराइज करके मैंने यहाँ पे आपको माइंड मैप के रूप में दे दिया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा कि क्यों न्यूज में है ये। अब हम इसको पढ़े कैसे, तो हमको आधारभूत संरचना सिद्धांत पढ़ना है संविधान का, लेकिन इसका विकास कैसे हुआ है उसके लिए हमको केशवानंद भारतीवाद को समझना जरूरी है। तो एक बार हम समझते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ, एक बार क्रोनोलॉजी को संक्षिप्त रूप से समझेंगे। बाकी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम इसको पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो इस तरीके से कवर करेंगे कि आपको बातें सारी समझ में आ जाए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप स्टैटिक पोर्शन में इसको पहले से पढ़ के रखे होंगे, मैं रिवाइज ही करा रहा हूं। तो ठीक है, देखिए आधारभूत संरचना सिद्धांत या मूल ढांचा सिद्धांत का विकास क्रम कैसे विकास हुआ। तो हमारा संविधान बना, संविधान लागू हो गया, लेकिन शुरू में ही समस्या उत्पन्न हो गई। शुरू में क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि हमको पता है, यहां एक पेज लेके मैं आपको बताऊं कि एक तो है भाग 3, ध्यान से समझिएगा, भाग 3 जो मूल अधिकार है, भाग 3 जो है वो क्या है, मूल अधिकार। दूसरा है भाग 4, भाग 4 और भाग 4 क्या है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद एक भाग 20 को भी आप दिमाग में रखें। भाग 20 क्या है, जिसमें अनुच्छेद क्या है, जिसमें अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति के बारे में बात की गई है। कैसे संविधान में संशोधन होगा, इस प्रक्रिया वगैरह की बात की गई है। तो यह आपको बहुत अच्छे से ये बात तो पता ही होगी कि हमारे संविधान में ये भाग है और इनमें इन बातों को बताया गया है। अब थोड़ा आपको समझना यहां जरूरी है कि मूल अधिकार में एक तो 12 है जिसमें क्या राज्य को परिभाषित करता है, जिसमें राज्य का परिभाषा आप जानते होंगे, केंद्र सरकार भी आ जाएगी, राज्य सरकारें भी आ जाएंगी, जो भी केंद्र से संबंधित निकाय है वो सब आते हैं, राज्य से संबंधित निकाय तो आप पढ़े होंगे। 13 क्या है, तो 13 में इसके तहत विधि को, कि किन किन चीजों को विधि माना जाएगा, इसको परिभाषित किया गया है, इसको बताया गया है कि किन किन चीजों को विधि माना जाएगा। अब इस मुद्दे पे मैं नहीं जा रहा हूं, एक अलग मुद्दा हो जाएगा। ऐसे ही नीति निर्देशक तत्व जो है ये लागू करना जरूरी है, आपको पता है, ये परिवर्तनीय है, मतलब इसको लागू करना जरूरी है, लेकिन ये प्रवर्तनीय नहीं है बल्कि अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है। ये एक तरीके से सुझाव दिए गए हैं कि राज्य को ये करना चाहिए, और ये तो समझ ही रहे हैं कि संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्तियां बताई हैं उसमें। तो ये 3 चीजें आपको दिमाग में रखना है। कहानी जो पूरी उलझी हुई है कहां से, देखिए, एक तो आर्टिकल 13 से, और दूसरा क्या है 368 से। क्या, तो आर्टिकल 13 में ये कहीं नहीं लिखा है कि संविधान में संशोधन क्या होता है, विधि है, इस विधि के तहत कहीं शामिल नहीं है। और मुद्दा यह बनने लगा क्योंकि जब शुरू में आपको पता है कि जो हमारे यहाँ भूमि था वो कुछ लोगों के पास ही केंद्रित था, तो भूमि का हमें वितरण करना था, पुनर्वितरण करना था, तो उसके लिए हमें जिनके पास ज्यादा संपत्ति है उनसे लेकर गरीबों में बांटना था। तो इसके लिए अगर ये काम हम करेंगे तो फिर संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार था, आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार 19(1)(f) में और 31 में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। मूल अधिकारों को लागू करना था, मूल अधिकारों को छीन नहीं सकते। तो यहां से मुद्दा उठने लगा कि जैसे ही जमीन छीनी जाती थी
जिनके पास ज्यादा जमीन है उनकी, तो वो लोग कहा सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, फिर दिक्कत हो जाती थी। दूसरा यह है कि जो वंचित वर्ग है उसको शिक्षा में, नौकरियों में, अलग अलग जगह पे अगर हम सकारात्मक आरक्षण नहीं देंगे तो फिर वो कैसे मुख्य धारा में आ पाएंगे। तो ये भी चुनौती थी, ये भी काम करना था। तो ये भी जब भी कोई राज्य या केंद्र करता था तो फिर तुरंत क्या हो जाता था कि इस पर भी क्या हो जाता था, तो न्यायालय में लोग पहुंच जाते थे आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को लेकर कि ये क्या हो रहा है, समानता का जो नियम है, समानता का जो अधिकार है हमें, उसका लागू नहीं हो पा रहा है। तो एक बड़ा चैलेंज बन गया था। और जब ये चैलेंज बना तो उस समय क्या किया गया कि सबसे पहले 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया। और संशोधन में मुख्य जो 3 बातें थी उसमें से 2 बातें हम समझ लेते हैं कि एक तो यह किया गया कि सकारात्मक आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान करने की बात थी कि मतलब प्रावधान किया गया, और वो चंपकम दोराइजन केस के बाद ही हुआ। और दूसरा क्या हुआ, तो 9वीं अनुसूची लाई गई और ये बोला गया कि हम जिन मुद्दों को उठा के 9वीं अनुसूची में रख देंगे, जैसे भूमि से संबंधित कोई मुद्दा है तो उसको हमने 9वीं अनुसूची में रख दिया, तो उसको लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता है। तो ये एक मुद्दा बना। अब जैसे ही लोगों का मूल अधिकार छीनेगा, अब भूमि, जैसे मान लीजिए भूमि से संबंधित कोई कानून, भूमि अधिग्रहण संबंधित कोई कानून बना, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति तो क्या हो गई, खत्म हो गई। व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल ही नहीं सकता कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है आर्टिकल 32 के तहत, या अपने मतलब मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पे जा ही नहीं सकता है। तो इस समय मुद्दा हो गया, तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि भाई संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया है ना, तो क्यों ना हम ये बात कर दें कि जो आर्टिकल 13 है इसी में तो विधि की बात की गई है, तो हम ये प्रूफ कर दें कि आर्टिकल 13 जो है इसको 368 में जो संशोधन किया जा रहा है, 368 में जो संशोधन किया जा रहा है ये आर्टिकल 13 के तहत नहीं आएगा। मतलब जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 13 के तहत एक विधि नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर जिन लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा था, जिनके पास धन था, उनका जैसे भूमि था, भूमि लिया जा रहा था या आरक्षण दिया जा रहा था, तो जिनको लग रहा था कि ये क्यों भेदभाव किया जा रहा है, हमें भी मिलना चाहिए या ऐसा नहीं मिलना चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ कर पाएंगे कि भाई जब ये संविधान संशोधन ही गलत है तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आप दे रहे हो ये सब क्या है, बेकार है, ये आपको नहीं देना चाहिए। और यहीं से प्रयास शुरू हुआ। अब क्रोनोलॉजी आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। देखिए अब क्या हुआ, 1951 में कहानी शुरू हुई। सबसे पहले चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य जो आज का तमिलनाडु है। अब ये जो चंपकम दोराय राजन है ना, आपको लगता है कि कोई पुरुष होंगे, लेकिन पुरुष नहीं, ये महिला थी। इनको एडमिशन लेना था मेडिकल फील्ड में, और वहां से ये कहानी चली थी कि चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य ने क्या किया था, तो वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। वंचित वर्गों के लिए शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया था। शिक्षा में जब आरक्षण का प्रावधान किया उसने, तो उसको लेकर चंपकम दोराय राजन जो महिला थी वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। और जब पहुंची वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ चंपकम दोरायजन सही बोल रही हैं, ये ऐसा नहीं किया जा सकता है, और उसमें इनको रिलीफ मिल गया चंपकम दोराय, क्योंकि मूल अधिकारों को वरीयता दिया गया कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। और जो शिक्षा में उन वंचित वर्गों को आरक्षण दिया गया था वो एक तरीके से क्या हो गया, नलिफाई हो गया, खत्म हो गया। अब और आगे बात बनती है क्या, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस क्या है, तो ये शिक्षा से संबंधित था, तो दूसरा क्या है, भूमि से संबंधित था। शंकरी प्रसाद जी का भूमि ले लिया गया, और जब भूमि अधिग्रहण कर लिया गया उनका, तो फिर वो पहुंच गए संपत्ति का अधिकार लेकर। और जब संपत्ति का अधिकार लेकर पहुंचे तो ये बोलने लगे कि देखो इन्होंने जो यहां पर संविधान में संशोधन किया है, 368 का संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ा है, तो ये 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है ये चीज आर्टिकल 13 में नहीं आएगा। मतलब आर्टिकल 13 में ये चीज नहीं आएगी। अब हम बोल सकते हैं कि जो संसद है उसके पास ये शक्ति नहीं है, तो इसमें
क्या किया गया, जो केंद्र सरकार है उसको रिलीफ मिल गया और शंकरी प्रसाद को रिलीफ नहीं मिला। क्या बोला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। मतलब सरकार को रिलीफ मिल गया, शंकरी प्रसाद को इससे रिलीफ नहीं मिला। कहानी और आगे बढ़ी। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हुआ। यह भी जमीन से जुड़ा मुद्दा था। गोलकनाथ का जमीन लिया गया पंजाब राज्य के कानून के द्वारा, और पंजाब राज्य के कानून को जैसे ही भूमि अधिग्रहण संबंधित कानून जब राज्य बनाते थे तो उसको केंद्र क्या करता था, नवीं अनुसूची में डाल देता था। जैसे ही नवीं अनुसूची में डालता था तो फिर बात खत्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जा ही नहीं सकते आप। तो फिर ये क्या किए, सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज लेकर फिर से गए कि संसद ने जो नवीं अनुसूची जोड़ा है वो प्रक्रिया ही क्या है, गड़बड़ है। तो इसमें क्या हुआ, संसद, इसमें फिर न्यायपालिका ने बोला कि संसद द्वारा मूल अधिकारों, इसमें क्या हुआ, संसद द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। यहां पे पूरी तरीके से क्या हुआ, जो मतलब न्यायपालिका है बदल गई। यहां पे न्यायपालिका ने बोला कि संशोधन कर सकती है। एक और यहां पे मैंने कोट किया है 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। यह भी भूमि से संबंधित मुद्दा ही था सज्जन सिंह का। मैं बताया ना कि राजस्थान सरकार के जब कानून को नवी अनुसूची में डाला जाएगा तो फिर सज्जन सिंह आ जाएंगे, उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नवी अनुसूची में डाला गया, सज्जन सिंह आए। इनके समय पर भी यही बात हुई कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग को संशोधित कर सकती है। 67 में लेकिन कहानी बिगड़ गई। गोलकनाथ केस में क्या हो गया, न्यायपालिका ने बोला कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है। तो यहां पे केंद्र सरकार के लिए दिक्कत, क्योंकि संशोधित कर ही नहीं सकती है, तो यहां पे समस्या क्रिएट हो गई। अब यहां से लड़ाई शुरू होगी हमारी विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। 1969 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने क्या किया, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। और बैंक उस समय क्या थे, निजीकृत थे, प्राइवेट थे, तो उनका हक जा रहा था। तो उन्होंने क्या कर, उसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आरसी कूपर। तो आरसी कूपर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आरसी कूपर बनाम भारत संघ का केस आया, और आरसी कूपर बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात, इस चीज को दिमाग में रखा और उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार जो ये कर रही है वो क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। तो इसमें एक तरीके से फायदा किसको मिल गया, आरसी कूपर को मिल गया। मतलब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो था वो वैसे ही रहेगा, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता। तो यह अध्यादेश काम नहीं किया। अब और समस्या क्या आई, उसी साल प्रीवी पर्स की बात आई, क्योंकि 1970 में ही आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को हटाने का प्रावधान किया। अब एक अलग मुद्दा है, उस पर हम देखेंगे। जो शासक थे, जो विलय हुआ था, उस विलय में जो अलग अलग रियासतों के शासक थे उनको पैसा मिलता था, टैक्स फ्री पैसा मिलता था, उपाधि मिलती थी, बहुत सी सुविधाएं मिलती थी। उन सुविधाओं को हटाने का उन्होंने प्रयास किया, जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता था, जो टैक्स फ्री पैसा उनको मिलता था। उस पैसे को, जब प्रीवी पर्स को हटाने की बात हुई तो उसको लेकर माधवराज सिंधिया पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रीवी पर्स वाद जो हुआ उसमें जो माधवराज सिंधिया है, मतलब जो शासक हैं, उनके पक्ष में बोल दिया कि हाँ आपको ये मिलना चाहिए। तो यहां पर अब क्या हुआ, इस निर्णय के दिमाग में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे केंद्र के लिए चुनौती पैदा हो गई। अब 1971 में जब सरकार चुनकर आई डबल से और पूर्ण बहुमत से चुनकर आई इंदिरा गांधी की सरकार, तो उसने धड़ाधड़ 3 काम किए, 24, 25, 26, ये 3 संशोधन किए। 24वां संशोधन से गोलकनाथ का जो मामला था इसको हटा दिया। गोलकनाथ के मामले को क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया 368 में और 13 में। 368, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 दोनों में क्या कर दिया, एक एक क्लॉज जुड़वाकर लिख दिया कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। 25वें संविधान संशोधन से आरसी कूपर वाले मुद्दे को खत्म कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए पूरा प्रावधान बना दिया। अब वो कैसे क्या, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। और प्रीवी पर्स से बात कर, 26वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया, प्रीवी पर्स को पूरी तरीके से हटा दिया। तो ये 3 संशोधन से उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों को पूरी तरीके से बेकार कर दिया। अब इसी के समय अब सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा था कुछ और नया आए, और नया क्या हुआ कि केरल ने भी भूमि से संबंधित एक कानून बनाया था
और उस कानून को 29वें संविधान संशोधन से केंद्र ने क्या कर दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और जब 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो फिर वहां के जो भी लैंडलॉर्ड है उनका लिया जाएगा अगर जमीन, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केशवानंद, ये शंकराचार्य भी थे वहां के बेल्लू मठ के। तो केशवानंद इनका मठ था, उस मठ की जमीन को एक्वायर कर लिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रुख किए और इसी जो सुप्रीम कोर्ट के वाद में या इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उदय होगा। ध्यान रखिएगा कि गोलकनाथ का केस जो था वो क्या 11 जजों की पीठ ने इसका निर्णय दिया था। तो इस 1972 के बाद जो 1973 में केशवानंद भारती का केस आएगा, मैं एक पेज यहां जोड़ के आपको दिखा दूं, 1973 में जो केस आएगा तो इसमें गोलकनाथ के फैसले पर भी रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम गोलकनाथवाद का जो निर्णय है उस पर भी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। और ये रूल है कि अगर आपको किसी एक संवैधानिक पीठ के निर्णय को पलटना है या उसको ठीक करना है तो आपको उससे बड़ा बेंच ले जाना पड़ेगा। तो 13 जजों की बेंच बनी थी, ध्यान रखिएगा 13 जजों की बेंच, और उस समय जितने जज थे सारे बैठ गए थे, इसलिए 13 जजों की बेंच इस पे बनी थी। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो हम बात करते हैं कि क्या निर्णय आया। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आया। निर्णय उसने क्या किया, तो 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रख दिया। 24वां संविधान संशोधन क्या है आप देख लीजिए यहाँ पे। 24वां संविधान संशोधन अभी यहां मैंने आपको दिखाया कि इससे क्या किया गया, तो गोलकनाथ का जो वाद है इसको क्या किया गया था, पलट दिया गया था। गोलकनाथवाद में कहा गया था कि संसद द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो उसने क्या कर दिया, गोलकनाथवाद को पलट 24वें संविधान संशोधन से पलट दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इसको पलट दिए हो, सही बात किए हो, संविधान में संशोधन विधायिका कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, तो संविधान में संशोधन कर सकती है, यह बात उसने बोल दिया। लेकिन शर्त लगाया, क्या शर्त लगाया कि उसने बोला कि संविधान को संशोधन तो कर सकते हो लेकिन आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकते हो। और आधारभूत संरचना क्या है यह बताया नहीं, धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, बताता गया धीरे धीरे अलग अलग केसों में कि ये आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना है। उसने बोला कि मकान बना है तो उसके आप पिलर को नहीं उखाड़ सकते हो, वो आधारभूत संरचना को नहीं हटा सकते हो, बाकी जो मन करना है वो कर सकते हो आप। और इसलिए 24वें संविधान संशोधन को उसने क्या कर दिया, बरकरार रख दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी बोल दिया कि मैं जो 9वीं अनुसूची आप बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हम अगर बीएसडी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आधार पर अगर कुछ गड़बड़ करते हो तो हम उसका समीक्षा भी करेंगे। तो उन्होंने 25वें और 29वां अभी मैं आपको बताया कि 29वां क्या है, जो केरल का भूमि अधिग्रहण कानून है उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया था 29वें संविधान संशोधन से। तो उनको बोला कि ये भी वैध है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आप जाके देख लीजिएगा, अभी ये समझा दिया हूं, ये भी वैध है लेकिन हम न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, ध्यान रखिए। फिर गोलकनाथ मामले के निर्णय को सही किया, वही यहां पे बात की सही है किया कि बरकरार इसको रखा और उसको बोला कि गोलकनाथ निर्णय में जो बोला गया था कि नहीं कर सकती है, इन्होंने बोला कर सकती है लेकिन बीएसडी में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और एक और मुद्दा उस समय उठा था, काफी पहले से उठा हुआ था कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है और उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। आपको पता है उसके बाद तुरंत ही संशोधन हुआ भी है, उसमें समाजवादी और एक बार जो संशोधन हुआ है इसके बाद ही हुआ था। तो इसका आप इन सबका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसलिए यहां से एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं असली कहानी पर कि आपको समझ में आ गया कि इसी निर्णय से बीएसडी आ गया। बीएसडी क्या है उसको समझते हैं। देखिए आधारभूत संरचना सिद्धांत या मूल ढांचा सिद्धांत क्या है, सबसे पहले क्या है तो समझिए कि संविधान में परिभाषित नहीं है, कहीं भी संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, यह जुडिशरी द्वारा इवॉल्व किया गया है। क्या है ये, तो मैंने से बताया कि किसी चीज को बनाने के लिए एकदम आधारभूत चीज है, एक घर को बनाने के लिए जो बेस फाउंडेशन बनता है उस फाउंडेशन को आप नहीं बदल सकते, सीधी सी बात यह है। इसने बोला कि संविधान में निहित उन प्रावधानों का समूह जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं और
इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता है। क्या कहलाते हैं? आधारभूत संरचना सिद्धांत कहलाते हैं। नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायपालिका द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। आप पढ़ रहे हो तो देखेंगे ही, एनजेक को भी खारिज कर दिया गया था इसी से। वैश्विक कोई उदाहरण है क्या अन्य देशों में है? तो किसी देश से हमने लिया नहीं, ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन पुर्तगाल और ग्रीस में भी के जो संविधान है उसमें कुछ प्रावधानों को क्या कर दिया गया? सूचीबद्ध कर दिया गया है। हमारे यहां सूचीबद्ध नहीं किया गया है, वहां सूचीबद्ध कर दिया गया है जिनको संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो पुर्तगाल और ग्रीस जैसे देशों में भी है, ये ध्यान रखिएगा। बट हम किसी से लिए नहीं है, जैसे मूल अधिकार हमने लिया है और भी चीजें उद्देशिका लिए हैं कहीं से, ऐसे इसको लिए नहीं है। अब बात आती है कि वर्तमान में कुछ सिद्धांत या तत्व जो मूल ढांचे का हिस्सा है कौन कौन से हैं। अब है बहुत से, प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ का नाम यहां लगा दिया है कि भारत की संप्रभुता, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि भारत की संप्रभुता गड़बड़ हो जाए। संविधान की सर्वोच्चता को आप हमेशा बनाए रखेंगे, कुछ भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकते कि संविधान की सर्वोच्चता में दिक्कत आए। सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं बदल सकते आप। संविधान की पंथ निरपेक्षता और संघीय प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आती है कि दिक्कत होगी इसको लागू करने में। उसके बाद संसदीय प्रणाली को भी लिया गया है इसमें। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण की शक्तियां, राष्ट्रवाद की एकता और अखंडता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो सामंजस्य बने हुए हैं उन सामंजस्य को नहीं बिगाड़ सकते आप। बाकी आप देखेंगे इन्हीं फैसलों में जो मैंने पढ़ाया उसमें एक बात कहा गया है कि अगर हम 39 को लागू करने के लिए 14, 19 और इनका कुछ अगर हटता भी है, कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो हो जाना चाहिए, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, कभी और देखेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, तो ये और भी मुद्दे हैं। मैंने कुछ मुद्दे यहां लगा दिए हैं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये क्या है, दिमाग में रखिएगा इसको। अब आता है कि आधारभूत संरचना जो सिद्धांत है इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, क्योंकि हम मेंस के लिए मुख्य परीक्षा के हिसाब से पढ़ रहे हैं बातों को। सकारात्मक पक्ष तो आप ये समझ गए हैं कि अगर किसी भी पार्टी की खूब बहुमत हो जाए, मान लीजिए, क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा लोकसभा में बहुमत मिल जाए और राज्यों में भी खूब सरकारें रहे तो कुछ भी कर दे वो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने क्या कर दिया है, इस पर लगाम लगा दिया है और ऐसा नहीं कर सकते। तो एक तो सकारात्मक फायदा यह है कि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए हैं। आपको पता है कि बहुत से संशोधन किए हैं। भारत का संविधान एक जीवंत दर्शन भी है, एक जीवंत दस्तावेज है। मूल ढांचे के सिद्धांत ने संविधान के अभिन्न दर्शन को संरक्षित करने में सहायता प्रदान किया है। और क्या किया है, संसद को अपनी संशोधन शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकता है ये। नहीं तो संसद कभी भी ऐसा कर सकती है, जैसे कई बार जो इंदिरा गांधी के समय में कुछ हुआ था, वो कुछ चीजें थोड़ी गड़बड़ भी थी, जो थोड़ी क्या, वो एक अलग मुद्दा है, थोड़ी गड़बड़ थी, ज्यादा गड़बड़ थी, लेकिन एक तरीके से पूरा पावर एक्वायर करने का प्रयास किया गया था, वो गलत था। कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायपालिका की शक्ति बरकरार रखता है। नहीं तो 9वीं अनुसूची में क्या था, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है, तो उसका समीक्षा ही नहीं कर सकती। ये चीजें हटा दिया कि बीएसडी अगर है तो हम जरूर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नकारात्मक पक्ष क्या है, तो न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिलता है। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इससे बढ़ता है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कम हो जाता है, क्योंकि अब एनजेक उस बनाया गया था विधायिका द्वारा, पूरा कितना कोशिश करके लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित किया गया, राज्यों से लिया गया सहमति, ऐसा काम करके किया जाए और उसको ये क्या कर देता है, तो सीधे नलीफाई कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। तो ये आरोप लगते रहते हैं, ये नकारात्मक पक्ष है। दूसरी बात यह है कि ये स्पष्ट है ही नहीं कितने हैं। पुर्तगाल ग्रीस में तो स्पष्ट है कितने हैं, हमारे यहाँ कितने हैं पता ही नहीं है। जब दिया गया था तब तो कुछ भी नहीं पता था, फिर धीरे धीरे अलग अलग केसेस में दिए हैं कि ये भी बीएसडी है, ये भी बीएसडी है, ये भी बीएसडी है, तो अस्पष्ट है, पूर्व निर्धारित नहीं है, ये नकारात्मक पक्ष है। और पहली बात कि इसकी मूल प्रकृति का, अगर संवैधानिक अर्थ में कोई भी सिद्धांत केवल तभी संवैधानिक कहा जाएगा जब इसकी उत्पत्ति संवैधानिक हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में हो। लेकिन बीएसडी तो कहीं भी संविधान के अनुच्छेद में है नहीं, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या बुनियादी संरचना का सिद्धांत वास्तव में बुनियादी है या नहीं है। तो ये सब इसकी आलोचनाएं हैं।
कभी हमको लिखने के मेंस में लिखने के लिए काम आएंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंत में निष्कर्ष ये है कि वर्तमान में इस सिद्धांत के अस्तित्व को लेकर कोई विवाद तो है नहीं, कोई ये विवाद नहीं करता है कि बीएसडी है क्यों। बस विवाद यही है कि ये पूर्व निर्धारित नहीं है और अस्पष्ट है, जो संशयात्मक स्थितियों को उत्पन्न करता है कि आखिर में कौन सी बात इसमें आएगी, कौन सी बात इसमें नहीं आएगी। जैसे आप देखते हैं कि लाभ का पद भी कोडिफाई नहीं है, तो ये संशयात्मक स्थिति पैदा करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि बुनियादी संरचना सिद्धांत लचीलेपन और कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, उसके बीच ये क्या करता है, एक सही संतुलन पैदा करता है कि कभी भी अगर एब्सोल्यूट किसी पार्टी का, किसी दल का अगर ऐसा हो जाता है और उसकी मनोदशा ऐसी बने, तब भी वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये निष्कर्ष है। इस तरीके से मेंस के मुद्दे को हमने पूरा कवर किया। अब हम एक और प्रीलिम्स के छोटे से न्यूज के बारे में चलते हैं और वो है द हिंदू के पेज नंबर 4 पर। संदर्भ क्या है एक बार आप देख सकते हैं। संदर्भ सीधा ये है कि शांति निकेतन को, आपको पता है कि सितंबर में शांति निकेतन को क्या मिला था, तो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज का टैग मिला था, हेरिटेज का दर्जा मिला था। तो उस पर क्या किया गया था, कुछ पट्टिकाएं या साइन बोर्ड लगाई गई थी। उन साइन बोर्ड पर रविन्द्रनाथ टैगोर का कहीं नाम ही नहीं था। उसके चांसलर अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका नाम था। तो अभी क्या कर दिया गया है, उस क्षेत्र को, जो शांति निकेतन क्षेत्र है, उसमें विश्व भारती भी आपको पता है, विश्व भारती विद्यालय है, तो उसको डिमार्क करने के लिए कि कितना एरिया शांति निकेतन के तहत आता है, एक नया बोर्ड बना दिया गया है, एक नया साइन बोर्ड लगाया गया है और उस साइन बोर्ड पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी नाम इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये संदर्भ है, बाकी सब यहाँ बातें की गई हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। और हम ऐसे प्रश्न देखिए पहले पूछा गया है, हम इनके रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़े थोड़ी बातें समझेंगे, थोड़ी शांति निकेतन से शायद कभी पूछ ले, क्योंकि विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये एक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, इस धार्मिक गीति काव्य को किसने लिखा है, ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। तो हाल के परीक्षा में पूछा है, इसलिए इस बात को हमें दिमाग में रखना जरूरी भी हो जाता है। देखिए शांति निकेतन से संबंधित बात क्या समझ लेते हैं। परिचय, तो इसकी स्थापना 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने किया था। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। दूसरा, 1873 में रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन को अपना स्थायी निवास बना लिए थे। उसके बाद क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती की स्थापना इसी में की थी, शांति निकेतन क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो आप इसका भ्रमण भी कर सकते हैं। 1951 में विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसका महत्व क्या है, तो महत्व यह है कि यहाँ पे बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, कलाकारों, शिल्पकारों, श्रमिकों, इन सबका एक उत्कृष्ट समायोजन वहां दिखाई देता है हमको। और क्या है, शांति निकेतन ग्रामीण परिवेश में आधुनिक शिक्षा, कला और सामुदायिक जीवन को एक साथ उपलब्ध कराने वाला संस्थान है। तो यह भी एक उपलब्धि है, इसकी महत्व है। अगला क्या है, शांति निकेतन ने दक्षिण एशिया सहित दुनिया भर में शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों को अपनी समावेशी शिक्षा प्रणाली से क्या किया है, प्रेरित किया है। आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर आप एथिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी इनकी कुछ बातें करते हैं कि इनका क्या चिंतन था। ये वैश्विक तरीके से वैश्विक राष्ट्रवाद को मानते थे, पूरे वैश्विक भाईचारा के पक्षधर थे। तो वो सारी बातें आप डेफिनेटली पढ़े होंगे। हम तो इनके जो फैक्ट वाली बातें हैं हमारे प्रारंभिक परीक्षा में आ सकती हैं, उनको देख रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं शांति निकेतन से। और अभी हमने देख ही लिया कि इसको क्या मिला है, तो यूनेस्को द्वारा शुरू में ही बता दिया कि विश्व विरासत का टैग भी मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा। तो परिचय क्या है, इनका जन्म 7 मई 1961 को कोलकाता में हुआ था। बंगाली कवि थे, लेखक थे, गीतकार थे, नाटककार, निबंधकार थे, आपको पता ही है। भारतीय संस्कृति के परिचय पश्चिम से और पश्चिमी संस्कृति का परिचय भारत से कराने के पक्षधर थे ये, कि मेल जोल हो, पश्चिमी संस्कृति में भी बहुत अच्छी बातें हैं उनको अपनाया जाए और भारत के संस्कृति को पश्चिम में अपनाया जाए। 1913 में इन्होंने एक साहित्य गीतांजलि लिखा जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बने थे। पहले गैर यूरोपीय, नहीं तो यूरोप के लोगों को ही मिलता था। 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जनरल परिचय है, कहीं भी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रवाद का विचार उनका था क्या? उनका विश्वास प्रणाली के केंद्र में यह धारणा थी कि सच्चे राष्ट्रवाद को मानवता के व्यापक दायरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुल मिला के मानवता पर विशेष ध्यान देते थे कि मानवता की सेवा हमें करनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं हमें पढ़ना जरूरी, क्योंकि रचनाओं पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनके रचनाओं में देखेंगे लघु कहानी के शुरुआती, जो बंगाल साहित्य में जो लघु कहानी का शुरुआत था, जैसे भिखारिनी प्रथम, काबुली वाला सबसे प्रसिद्ध लघु कथाओं में शामिल है, इन्हीं के द्वारा रची गई हैं ये। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 8 साल की उम्र में कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में अपना पहला कविता प्रस्तुत किया था, भानु सिम्हा ठाकुरेर पदावली प्रकाशित किया। और कविताओं में उनकी सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? गीतांजलि ही है, 1910 में, ये आपको दिमाग में रखना है। नाटक भी लिखे हैं, वाल्मीकि प्रतिभा विसर्जन, डाकघर, चित्रांगदा, चंडालिका, श्यामा, ये सब इनकी नाटक कृतियां हैं। उपन्यास भी हैं, चोखेर बाली, नौका डूबी, गोरा, चतुरंगा, घरे, बाई बेरे, शेर, कविता, ये पढ़ लीजिएगा आप, ये सब इनके उपन्यास हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयास क्या हैं? तो उनके आदर्श विश्व भारती विश्वविद्यालय के स्वरूप में फलीभूत हुए हैं। विश्व, आप अभी देखें कि ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय है। एक ऐसा संस्थान है जो भी उनकी नवाचार वाली सोच थी उसको बढ़ावा दे रहा है आज भी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका कुछ योगदान, तो उनका योगदान क्या था? तो आप देखेंगे बांग्लार माटी, बांग्लार जोल, ऐसी कई कथाओं को, ऐसी कई बातों को लिखकर वो क्या करते थे? लोगों को प्रेरित करते थे। हमारे देश के राष्ट्रीय गान के लेखक हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के भी लेखक हैं, ये भी आपको पता है, रचयिता हैं ये। और क्या योगदान है? तो उन्होंने राखी प्रथा, आप स्वदेशी आंदोलन में भी देखेंगे कि राखी बांधकर बंगाल विभाजन के बाद लोगों ने एकता को मनाया था, तो ये भी उन्होंने राखी उत्सव की शुरुआत की बात की बंगाल में। एक त्योहार जहां पे हिंदू और मुस्लिम सभी लोग क्या करते थे? राखी बांधते थे, धागा बांधते थे, जिससे कि एकीकृत होने के प्रयास किया जाए। तो ये इनके कुछ प्रयास रहे, इनको आप दोनों को देख लीजिए, शांति निकेतन और इसको देख लीजिए। इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न यहां लगा है, इसको हल करने का प्रयास करिएगा। तो इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने जितनी भी बातों को कवर किया वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। राउज IAS से जुड़े रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।